क्योंकि मैं 15 साल की सर्विस में कभी परेशान नहीं हुआ। एक सैनिक आज आपके सामने रो रहा है, एक सैनिक आज आपसे इस सैन्य धाम में आपसे जो है मांग रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है। आज 15 साल की सर्विस में नहीं रो रहा, आपके सामने रो रहा हूं आज। कौन न्याय देगा मैडम, आप बताइए कौन न्याय देगा? प्रवीण, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं और जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनसे इसका जवाब भी चाहूंगा। उससे पहले मैं अंकुर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा कि आप उत्तराखंड सैन्य धाम बन रहा है, एक सैनिक, जीवित सैनिक आपसे न्याय मांग रहा है। मरने के बाद मुझे न्याय मिलेगा यहाँ पे? मैं मर जाऊंगा, मेरे दोस्त लोग मर जाएंगे। मेरा सिलेक्शन एक एग्जाम में नहीं हुआ है, 5 वर्ष एग्जाम में हुआ है। मैं चाहता इस एग्जाम को छोड़ देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाकी सर्विस में चला जाऊंगा। लेकिन आज मैं रो रहा हूँ सैन्य धाम में, मुझे न्याय कौन देगा? मैं जब लटक जाऊंगा तब मुझे न्याय मिलेगा। ये मैं आप दोनों पार्टी से आज आश्वासन चाह रहा हूं। मैं आज खुले मंच में रो रहा हूं, एक सैनिक रो रहा है मैडम, एक भूतपूर्व सैनिक रो रहा है। मैं क्यों रो रहा हूं आज की डेट में? मुझे शौक नहीं पड़ा हुआ है, ये मेरा आंसू है, ये भावनात्मक आंसू है। हमने लास्ट डिबेट में भी इस बात को रखा था जब हम लास्ट टाइम चर्चा पर मिले थे। और प्रवीण, अपने आप को संभालिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियां चल रही हैं उत्तराखंड के अंदर, खास करके बेरोजगारी को लेकर। एक विकराल रूप बेरोजगारी ले चुकी है और उसकी वजह से अब युवाओं के समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो करें क्या। और उनको लगातार ये नमक का काम उनके घाव पर करता है जब कोई नेता ये कहे कि हमारे रेजिम में 8 लाख नौकरियां दी गई, हमारे रेजिम में 2 लाख। क्योंकि नौकरियां कोई रेत के अंदर सुई नहीं होती जिनको ढूंढना पड़े, नौकरियां दिखती हैं। अगर नौकरियां लग रही होती युवाओं की तो वो चारों तरफ खुशहाली और प्रसन्नता युवाओं के चेहरे पे दिखाई पड़ती। लेकिन आज जो परिदृश्य है, और ये पिछली चर्चा में भी बात उठी थी पीयूष, कि कहीं ना कहीं जो युवा है वो वल्नरेबल है, वो नाजुक मोड़ पर था। सपोज आपका अपना घर बनना है और आपका नक्शा पास नहीं हो रहा है जब तक आप एमडीडीए में घूस नहीं खिला देते, तो या तो आपके पास 2 चॉइस है, आप बिना घर के बैठे रहिए या घर का अवैध निर्माण कराइए, बिना नक्शा पास कराइए, या फिर उनको वहां घूस खिलाइए। तो वो युवा क्या करे जिसके घर से उसको रोज धक्के देके ये कहकर बाहर निकाला जाता है कि आज बिना नौकरी के मत आना, आज नौकरी के साथ ही आना, कल से तेरे को रोटी नहीं मिलेगी अगर तू नौकरी के साथ नहीं आया। अगर ये युवा अगर गलत रास्ते पर चले तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात तो होगी। उनका सवाल ये है कि क्या जो ये अभ्यर्थी हैं जो सही तरीके से चयनित हैं, मैंने सुनी उनकी बात, जो 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगी है, 4 लाख युवाओं का जो अंधकारमय हो गया है भविष्य, उसको लेकर भी उनकी पीड़ा है। मैंने समझी उनकी बात, और बार बार मैंने आपके चैनल पर भी लास्ट टाइम कहा था कि हम क्या इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, हम क्या इतने सक्षम नहीं हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, व्हाई कांट ये भर्ती साइमल्टेनियसली चल सकती है। आप जांच भी करिए, अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच, और साथ में भर्तियां क्यों नहीं हो सकती? क्यों आपको, क्या वही 3-4 आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं पूरे देश के अंदर जो ब्लैकलिस्टेड हो गई हैं, या जिन्होंने गोरख धंधा किया है, या जिन्होंने इस पूरे काले कारनामे को अंजाम दिया है, आप उनके नतमस्तक या उनके ही शरणागत क्यों हो रहे? हम बार बार कहते रहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में यही आउटसोर्सिंग कंपनियां ब्लैकलिस्टेड हो गई हैं। हमने कंपनियों के नाम बताए प्रेस वार्ता करके, लेकिन फिर भी उन्हीं ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से काम करवाया जा रहा है, युवाओं का खून चूसने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो क्या कर सकते? वही पीड़ा प्रवीण की है, वो कह रहे मैं 5 परीक्षाओं में निकला हूँ, मेरा क्या कसूर चाहता हूँ मैं आज जो 2 राष्ट्रीय पार्टी है, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये मेहनत छात्रों के साथ में है कि नहीं है? बस इतना हमारा सवाल है। अगर जो है इतने छात्रों में एक मेहनती छात्र है, क्या उसका साथ देने के लिए, उसका दामन थामने के लिए आप लोग तैयार हैं? कि हमने तो दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम को निकाला है, हमें कौन आश्वासन देगा मैडम? हमारे साथ कौन खड़ा होगा? हम पक्ष में विपक्ष में हर जगह जाकर मिल चुके हैं, हमें आश्वासन दिया है, पक्ष ने भी दिया है, विपक्ष ने भी दिया है, लेकिन क्या हमारी बात सरकार सुनेगी? सरकार तक हमारी बात कोई पहुंचाएगा कि इसमें एक इतना बड़ा तबका है जो गरीब परिवारों से विकट परिस्थितियों में तैयारी कर यहाँ तक पहुंचा है, उनकी गलती क्या है? हम सिर्फ आपसे आश्वासन चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हम सिर्फ इतना आश्वासन चाहते हैं, इसलिए हमें पढ़ाई छोड़कर रोज रोज डिबेट में आना पड़ता है मैडम, वरना ये हमारा काम नहीं है।
हम सिर्फ पढ़ना जानते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे आसपास 500 किताबें रखी हैं मैडम। हम जो है न्याय चाहते हैं माननीय रविंद्र जुगरान से और आपसे भी कि हमारे साथ कौन खड़ा होगा, हमारी कौन सुनेगा मैडम। बेरोजगारी कैसे कम होगी, आप हमें ये भी तो बताइए। हमने दिन रात मेहनत करके 4-4, 5-5 साल के बाद एग्जाम निकाले हैं, फिर हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं। आज हम भावनात्मक है, अपने लिए भावनात्मक नहीं है। हमारे साथ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में तैयारी की है, हम उनके लिए भी परेशान हैं। हम ये आपसे सिर्फ आश्वासन चाहते हैं कि हम आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या हमें मेहनती छात्रों के साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े मैडम। ये हमारा एक बिल्कुल जो है स्पष्ट सा क्वेश्चन है और इसका आप जवाब हमें दीजिए मैडम। नहीं प्रवीण, आपका प्रश्न वाजिब भी है और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हो उस तरह के लोग लगातार हमारे संपर्क में भी हैं। हम भी जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने हर कठिनाई का सामना करके इन भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारियां की और मैं हर डिबेट चैनल पर यही मुख्यमंत्री जी से इल्तिजा कर रही हूं कि उन तैयारी करने वाले युवाओं का क्या कसूर है। उनको क्यों आपने एक स्टैंड स्टिल पर रख दिया सिर्फ इसलिए कि आप एक घपले की जांच करवा रहे हैं। उससे विद्यार्थियों का कोई लेना देना नहीं। आप घपले की जांच करिए, जो जो उसकी परिधि में आता जाएगा, चक्रव्यूह में फंसता जाएगा, वो उसकी नियति है। लेकिन युवाओं के आपने भविष्य, क्योंकि इसकी जांच पीयूष अगर 3 साल तक चली इस घोटाले की जांच, तो 3 साल में तो उम्रें निकल जाएंगी कितने युवाओं की, फिर थोड़ी रिलैक्सेशन उनको मिलेगी। पीसीएस के आप देखिए ना, 2016 के बाद पहली बार एग्जाम होता है। पूर्व अध्यक्ष जी राजू जी ने भी ये बात जी अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही है कि उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के एक मैम पूर्व अध्यक्ष राजू सर ने भी ये बात कही है जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस का एक वो लिया है, ओपिनियन लिया है कि जांच अगर चल भी रही है और प्राइमरी रिपोर्ट भी स्टेट सबमिट कर सकती है तो आप शपथ पत्र भरवा कर हमसे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं आप ना। ये प्राविधान भी है। हाँ, और ऐसा पहले जेई में भी हुआ है। हाँ, तो हम यही आश्वासन करते हैं और हम जुगरान सर से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी बात भी आप सरकार तक पहुंचाइए। हम भी हैं सर, हमने दिन रात मेहनत करके परीक्षा को पास किया है। हम 1.5 लाख में चयनित छात्र हैं सर। 1.5 लाख नहीं, इसमें हम लोगों ने दोनों बातें हैं अंकुर, शांति के बाद भी सिलेक्शन पाया है। हमारी मेहनत तो आप समझिए सर। अंकुर सुनिए, इसमें दोनों बातें। एक तो आपका जिनका चयन हो गया वो कब तक वेट करें इस घोटाले की आखिरी जांच होने तक, और दूसरा क्या इतने सारे खाली पदों के बिना राज्य चलाते रहे हम, जिनमें इनका चयन हुआ है जिन पदों पर, वो रिक्त के रिक्त ही चलते चले जाएंगे। यानी कि ये सरकार एक ही काम करेगी एट ए टाइम। जी हम महंगाई को दूर करेंगे, बेरोजगारी को हम अगले साल देखेंगे, बेरोजगारी हम इस साल लेंगे, भ्रष्टाचार को हम अगले साल देखेंगे। ऐसा नहीं होता। सरकार को समग्रता में काम करना पड़ता है, उसको आपदा को भी संभालना पड़ता है, सड़कों को भी संभालना पड़ता है, नौकरियों को भी संभालना पड़ता है, महंगाई को भी संभालना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जांच चल रही है इसलिए ये युवा अपने घर पे बैठे। जी हम लास्ट रिएक्शन के साथ में इसे मेरा एक और पॉइंट है। नहीं अंकुर, आपकी बात को लेकर अंकुर, आपकी बात को लेकर मैं निश्चित तौर पर जुगरान सर लास्ट कंक्लूजन से चाहूंगा। एक मिनट पीयूष, जो आश्वासन ये एज अ विपक्षी नेता मुझसे चाहते हैं, मैं अंकुर और प्रवीण दोनों को कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इन दोनों ने हमसे एक गारंटी मांगी है और मैं इनको ये गारंटी इस चैनल पर बैठकर देना चाहती हूँ कि हम राज्यपाल महोदय से भी समय लेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से भी समय लेंगे और कल या परसों में हम माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आपकी इन मांगों को लेकर जो आपकी मांगे हैं निश्चित रूप से दोनों मुखियाओं से मिलेंगे, संवैधानिक मुखिया से भी और प्रदेश के मुखिया से। लास्ट रिएक्शन रविंद्र जुगरान जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर आप अपना लास्ट रिएक्शन दें। उत्तराखंड के शिक्षित, प्रशिक्षित, चयनित अभ्यर्थी मेरे स्टैंड से पहले से ही वाकिफ हैं। वो वीपीडीओ का मामला हो या कोई भी मामला हो, अंकुर बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि मैंने क्या स्टैंड लिया, राइट। और आज का स्टैंड बरकरार है। जो लोग अपनी ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम से सफल हुए हैं उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने चाहिए। जो काली भेड़े हैं, ब्लैक शीप से हैं, जिन पे संदेह है वो अलग होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास प्रोविजन है कि हम यह शपथ पत्र लेके उन लोगों को ज्वाइनिंग दिला सकते हैं
और ये सब कुछ एक निश्चित समय सीमा के भीतर हमको करना है, जिससे कि वेटिंग लंबी ना हो और जो हमारे नौजवान हैं, चयनित हैं, उनका सब्र का बांध भी ना टूटे। बाकी जो परीक्षाएं पाइपलाइन में हैं, ऑनगोइंग हैं, विभागों को आयोग ने अध्याचन भेजने हैं या विभागों को चयनित लोगों की सूची भेजी जानी है, वो वॉर फुटिंग पे युद्ध स्तर में अगले 15 दिन के अंदर होगा। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई डाउट नहीं। और सीबीआई को रेकमेंड करने की बात पर हमने कह दिया है कि पिछले 10 वर्षों में जो भी इस तरह के मामले आए हैं, वो गवर्नमेंट उस पर पुनर्विचार करेगी, उसको रिव्यू करेगी, आवश्यकता पड़ने पर इस पर भी अपने कदम आगे बढ़ाएगी। और सीबीआई को देने की संस्तुति भी सरकार के एजेंडे में है। ओके सर, धन्यवाद मैं आप सभी मेहमानों का कि आप हमारे साथ चर्चा में बने रहे। और सबसे बड़ा जो मसला आज उठा है वो ये है कि एक युवा जो है उसकी पीड़ा आपको झलक करके देखने को मिली कि वो किस तरीके से पीड़ित था। अंकुर कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगा कि आप लास्ट रिएक्शन के साथ हमें से कंक्लूड करें। सर मैं माननीय जुगरान जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसा कि आयोग की तरफ से ही पहल करी गई है और मैं चाहता हूँ पार्ट टीवी भी इस मुद्दे को उठाए। एक तो अब कोई भी पेपर होने से पहले सर जो कानून आयोग ने प्रस्तावित किया है उसमें कड़े से कड़े कानून है माफिया लोगों के लिए भी, और वो लोग उसमें अभ्यर्थी भी शामिल होने चाहिए जो पैसे देकर सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए भी कड़ा कानून बने, वो भी इतना ही दोषी है जितने माफिया दोषी हैं। एक तो पहले कानून बने। और जो माननीय पूर्व सचिव साहब संतोष बडोनी जी कहकर गए हैं कि परीक्षाओं को 2 टियर में कराया जाए, पहले प्री हो और मेंस हो। तो प्री और मेंस जब होगा तब भी सुचिता में एक बढ़ने की संभावना जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो मेरे 2 पॉइंट है सरकार से। एक तो कानून बनने से पहले अभी आगे की परीक्षाएं जो हैं उन पर विचार किया जाए कि वो कैसे करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पहले कानून जरूरी है, उसके बाद परीक्षाएं जरूरी हैं। ठीक है सर। और परीक्षा का जो पैटर्न है, जो माननीय बडोनी जी ने अध्यक्ष जी ने कहा है कि 2 टियर परीक्षाएं होंगी, वो परीक्षा भी 2 टियर में होंगी, तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ मेहनती अभ्यर्थियों को मिलने वाला है सर। हम इन मांगों को 2 मांगों को प्रमुखता से उठाएंगे अब, और आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप भी इन दोनों मांगों को सरकार के सामने रखें, और तभी जो है आगे की परीक्षाएं हमारे भाई बहनों का जो भविष्य है वो अच्छा हो पाएगा सर। धन्यवाद। बिल्कुल अंकुर, आपकी मांग है कहीं ना कहीं वो सही भी प्रतीत होती है कि जो परीक्षाएं हैं उससे पहले एक कानून भी लाया जाए कि किस तरीके से हम आगे इस मसले पर रोकथाम कर पाए। और किसी भी तरीके का देखिए ये घोटाला जो हुआ है, ये जो इतना बड़ा स्कैम निकल करके बाहर आ रहा है, इस पर जो सबसे पहली चीज ये है कि आगे ऐसा ना हो, इस बात पर भी हमको गौर करने की जरूरत है। और जो छात्रों की मांग है कि 2 टियर भर्ती होनी चाहिए, प्री और मेंस की भर्ती भी हो सकता है कि इस तरीके से भी एक समाधान निकल सकता है और गड़बड़ झाले होने के चांसेस कम है। क्योंकि यहाँ जो काले भेड़िए जो जिन्हें कहा जा रहा है कि वो शायद अपने, क्योंकि जब रिटन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो वहाँ उनके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना वैसे भी असंभव हो जाएगा। तो फिर वहाँ उनके लिए ये ऑप्शन बंद हो जाता है कि वो 15 लाख 20 लाख रुपए दे करके एग्जाम में बैठे। इसके अलावा जो बड़ी बातें निकल करके आई है कि छात्र का भावुक होना, ये अपने आप में एक जो रिटायर्ड फौजी है तकरीबन 4-5 एग्जाम निकाल चुके हैं, उनका इस तरीके से भावुक होना कि भाई मैं अपने साथियों के लिए परेशान, जो अपने भविष्य को लेकर के अभी चिंतित है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और हमें सोचने की जरूरत है कि क्या अगर ये पूरा प्रकरण चलता रहा और इस बीच हमने कुछ साथियों को खो दिया, तो हम क्या खुद को माफ कर पाएंगे? क्या ये सरकार खुद को माफ कर पाएगी? क्या विपक्ष खुद को माफ कर पाएगा? क्योंकि बात सिर्फ गड़बड़ घोटाले की नहीं है, बात सिर्फ उन मेहनती अभ्यर्थियों की भी है जिन्होंने पूरी मेहनत की और इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, लेकिन इस पूरी जो खेल हुआ उस खेल में वो पिस करके रह गए। तो सरकार से दोनों चीजें यहाँ पर साफ होनी चाहिए कि क्या सरकार क्या करेगी। क्या इन चयनित अभ्यर्थियों को सरकार नियुक्ति पत्र देगी, जो जिनका सिलेक्शन हुआ उनके मेरिट के बेसिस पर, बकायदा उनसे शपथ पत्र लेकर,
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सरकार को अपना स्टैंड जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए कि क्या करने वाली सरकार है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो आप सभी से विदा चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि बने रहिएगा पहाड़ टीवी के साथ। जय हिंद।